आज हम आए हैं वसावे वाला में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहिब के पास मियां साहब के मैनेजर अतीक हैदर ने इस्तकबाल किया। मियाँ साहब, वो फैज़ साहब का एक शेर है ना, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशना ना थी। बेशतर कद आवर सियासतदान बल्कि सियासी जमातें आपको अपने लिए ख़तरा समझते हैं, क्या वजह है? किसी और कैंडिडेट को कंसिडर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। कि आपके अपने कैंडिडेट हैं, टिकट होल्डर हैं जी, और थोड़े वोटों से उन्होंने लॉस किया है, लेकिन कुर्बान जाइए पार्टी के फैसले पे। तो हम तो यही कह सकते हैं कि कुर्बान जाइए इनके फैसलों पे। पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फिगर्स सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का रोना रोती नज़र आती हैं। आपने बतौर वज़ीर आला तख्ते रायविंड पर बुलडोज़र चला दिए, क्या वजह है? जाती उम्रा और वसावे वाला में दूरियों के जो राज हैं वो क्या राज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राज़ी। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का प्रोग्राम सवाल अवाम का। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। आप वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर भी फ़ाइज़ रह चुके हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर भी फ़ाइज़ रह चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जनाब मियां मंजूर अहमद खान वट्टू साहब की। क्या हाल है मियां साहब, आपके खैरियत से हैं आप? जी शुक्र खुदावंद तआला का, मैं खैरियत से हूँ। मियां साहब, सियासत बड़ा मुश्किल फील्ड है। कैदोबंद की सोबतें, कांटों भरे रास्ते, तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आपने सियासत ही की तरफ क्यों रुख किया? देखिए शिराजी साहब, ये सियासत की तरफ जो आपने बताया है कि ये कांटों भरा रास्ता है, जी कैदोबंद की सहूलतें भी हैं और मुश्किलात भरा रास्ता है, जी तो ये किसी मजबूरी से इंसान इख्तियार नहीं करता, ये शौक़ से इख्तियार करता है। जी। तो मैंने तो बीडी की मेंबरशिप से ये शुरू किया ग्रेजुएशन के बाद। जी या अपने गांव की मेंबरशिप से मैंने शुरू किया पब्लिक लाइफ, और बीडी मेंबर का इलेक्शन लड़ के जीता जी और उसके बाद चेयरमैन यूनियन काउंसिल में बिला मुकाबला मुंतखब हो गया, फिर मरकज़ काउंसिल का चेयरमैन मुंतखब हो गया, फिर ज़िला काउंसिल का चेयरमैन 2 दफ़ा मुंतखब हो गया, फिर स्पीकर पंजाब असम्बली 3 दफ़ा हो गया, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब 3 दफ़ा हो गया, फिर फेडरल मिनिस्टर हो गया, 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर बना। मेरा बेटा खुर्रम जहांगीर MNA बना, MPA भी बना, मेरी बेटी रुबीना शाहीन MPA भी बनी, MNA भी बनी, मेरा दूसरा बेटा मौज़म MPA बना। जी। तो मेरी फैमिली को अल्लाह करीम ने बड़ा नवाजा है और इलाके के लोगों की बेहद मेहरबानी और मुरव्वत है कि उन्होंने एक ऐसे शख्स को कि जो किसी सहारे के बगैर, किसी बैकग्राउंड के बगैर और अपनी हिम्मत पे और अल्लाह ताला के आसरे पे और दोस्तों का साथ लेके जो सियासत करता है, उसको इलाके के लोगों ने बड़ा नवाजा है, मेरा बड़ा साथ दिया है, मेहरबानी की उन्होंने हमेशा। आपने अपनी इब्तदाई तालीम, आला और सानवी तालीम कहाँ से हासिल की? आपके तालीमी कैरियर का कोई खुशगवार वाक़या जिसे याद करके आज भी दिल बाग बाग हो जाता हो? शिराजी साहब, मैंने इब्तदाई तालीम वसावे वाला के प्राइमरी स्कूल से हासिल की। इसी गांव से? इसी गांव से। और पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक मैं यही वसावे वाला के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। जी। और मैट्रिक तक तालीम मैंने हासिल की हवेली लखा के हाई स्कूल में। हवेली लखा के स्कूल से। और FA मैंने किया गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। और BA मैंने उस किया वक्त मेरे ख्याल मिंट गुमरी, शायद साहिवाल मंटगोमरी था उस वक्त। और BA मैंने किया इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से। जी। तो एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या जो मुझे याद है, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था और प्राइमरी पास करने के बाद मैं हाई स्कूल में चला गया,
तो छुट्टियों के दिनों में जब प्राइमरी स्कूल लगा हुआ था यहाँ, जी तो हमें छुट्टियाँ थी, तो मैं, हमारे टीचर थे चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, जी उनसे अपने मामलात जो थे तालीमी मामलात, उसकी गाइडेंस देने के लिए मैं उनके पास आया जी और उनको मैंने कहा कि सर ये आप मुझे गाइड करें और ये लिख के गाइड करें काइंडली। जी तो मैं पास खड़ा हो गया और उस वक्त कलम का ज़्यादा रिवाज नहीं था, दवात और कलम होता था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। पेन का रिवाज बहुत कम था। तो कलम उनको मैंने दी और दवात मैंने पकड़ी और कापी आगे रखी। तो मैं उनको कह रहा था इस्लाह करने के लिए कि मेरी इस्लाह करें जी। तो वो कलम से दवात के अंदर जो है वो उसकी कलम को डुबकी लगवाते और फिर वो लिखते। तो लिख के फिर मुझे कहते कि ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है। तो एक दफ़ा उन्होंने ऐसे कलम उठाया जी और कलम उठा के वो तवज्जो उनकी दूसरी तरफ हुई, तो दवात जो थी उसको उन्होंने हाथ से ऐसे लगाया हाथ तो दवात उलट के वो मेरे कपड़ों पे और टीचर हमारे चौधरी अब्दुल्ला साहब के कपड़े और कापी सब पे वो दवात जो थी वो पूरी गिर गई। और उन्होंने ऐसे बैठे बैठे जो थप्पड़ लगाया मुझे ऐसे उल्टे हाथ से थप्पड़ याद अभी भी आता होगा। थप्पड़ लगाया मुझे, तो मुझे नानी याद आ गई। तो ये वाक़या मुझे बड़ा याद है कि वो मेरे, और मैंने इस वाक़े का जिक्र मैंने अपने माँ बाप से भी नहीं किया। अच्छा कि किसी से मैं कोई शिकायत करता कि टीचर ने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरा कोई कसूर तो नहीं था। जी जी। वो गलती तो उनकी थी, वो देख के हाथ खड़ा कर लेते। हाँ जी। उन्होंने देख के बगैर हाथ खड़ा किया और दवात को हाथ लगा और उठ गई। जो सबक है इसमें जी। वो ये है कि उस वक्त उस्ताद की बड़ी इज्जत होती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और उस्ताद ज़्यादती भी कर ले जी जी तो तालिब इल्म जो है वो गिला नहीं करता था, शागिर्द गिला नहीं करता था। ऐसे ही है। इसलिए मैंने ना अपने दिल में गिला महसूस किया उस थप्पड़ का, और ना मैंने अपने बाप को आके बताया कि मुझे थप्पड़ मारा है। तो ये एक इसमें सबक है कि आज भी उस्ताद को उसी अंदाज से देखना चाहिए जी बिल्कुल जैसे उस ज़माने में हम लोग देखते जी थे। बिल्कुल। मियां साहब 1964 में बीडी मेंबर से सियासी सफ़र जो आपने शुरू किया, कहीं नशीबो फराज से होता हुआ 3 बार स्पीकर सूबाई असम्बली, 4 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा पंजाब के वज़ीर आला तक पहुंचा। कोई ऐसा काबिल इस्ताइश कारनामा जिसे आज भी आप याद करते हों और अपनी ज़िंदगी का हासिल समझते हों? देखिए शिराजी साहब, ये मैं अल्लाह की देन है जी। तो जिसको चाहे नवाज दे। जी जी। तो मैं तो नहीं समझता कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबी थी मुझ में। जी। ये सिर्फ अल्लाह ताला का फजल व करम था और मेरे इलाके के लोगों की दुआएं और उनका साथ शामिल था कि बीडी मेंबर से लेके वज़ारत आला तक मैं पहुंचा। तो ये खुदा का करम है और मेरे इलाके के लोगों की मेहरबानी और उनकी दुआएं। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि मैंने जब बीए किया तो बीए करके मैं आगे फर्दर तालीम हासिल करना चाहता था। तो मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। तो मेरे वालिदैन ने मुझे कहा कि ये हमारा सारा सिलसिला, मेरी ना बहन ना भाई, ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा। तो मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि यार तुम यहाँ, मैं बीमार रहता हूँ और तुम अकेले हो, तो तुम यहाँ आ जाओ, मेरा हाथ बटाओगे, यहाँ ज़मींदारा भी करना है, कारोबार भी बाकी जो है वो करना है। तो ज़मीनों की अलॉटमेंट भी उस वक्त शुरू हो गई थी हमारी, जो हिंदुस्तान में छोड़ के हम आए थे। जी। तो फिर मैंने छोड़ के ग्रेजुएशन करने के बाद जो है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप वापस आ गए? कंप्लीट करके मैं वापस आ गया। तो और वापस आके पहला इलेक्शन जो है वो मैंने 1964 में लड़ा, बीडी का इलेक्शन। बीडी मेंबर? बीडी का इलेक्शन। ये हमारे गांव के 2 वार्ड थे। एक वार्ड में ये बीच में जो गली है, जो स्ट्रीट है,
इसके एक तरफ एक वार्ड, दूसरी तरफ दूसरा वार्ड। जी जिस तरफ हम बैठे हैं इस तरफ सिर्फ मेरा घर है, मेरी ख़ानदान में एक ही घर था। तकरीबन एक ही घर है मेरे, हमारे ख़ानदान का। बाकी हमारे ख़ानदान के बाकी सभी लोग जो हैं वो दूसरे वार्ड में। तो दूसरे वार्ड में हमारे चचा थे मियाँ नज़ीर अहमद, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। उनको हमने खड़ा किया और बाकी भाइयों से, दोस्तों से, अजीज़ों से बिना समाजत करके उनको बिला मुकाबला हो गए, बीडी मेंबर बन गए। मेरे मुकाबले में मियाँ सुलेमान मुंबई का थे, उनकी बरादरी के यहाँ कोई 100 घर थे इस वार्ड में। उनको हमने मेहनत समाजत की, लेकिन उनका मैंने तो तुम्हारे खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ। तो बड़ी हमने मेहनत समाजत की कि बाबा आप तो हमारे बाप के बराबर हैं, आप हमारे मुकाबले में क्यों लड़ते हैं, मेहरबानी करें। नहीं मैंने लड़ना है, तुम वहाँ जाकर दूसरे वार्ड में लड़ लो, वहाँ तुम्हारी आपको दूसरी वार्ड में कहते थे कि उधर तुम्हारी बरादरी, वहाँ तुम लड़ लो, इधर मेरी बरादरी ज़्यादा है, मैं लड़ूंगा, तुम रहने दो, जाने दो जी। तो इलेक्शन हमारा हो गया, मेरा मियाँ सुलेमान मुंबई के का जी। तो उनकी बरादरी के 100 वोट थे, तो वो 100 वोट पूरे उनको मिल गए। 100 सारे वोट उनको कास्ट हो गए? तकरीबन उनको कास्ट हो गए, कुछ हमें भी हो गए उसमें से, लेकिन 100 वोट उनको मिल गए जी। और गरीब लोग जो थे, मेहनत मजदूरी करने वाले, जफाकश लोग, खेत मजदूर, कमी जी, दाई, मोची, तरखान, लोहार, ये सारे 600 वोट मुझे मिल गए। सारे वोट वो आपकी तरफ? सारे गरीब लोगों के वोट मुझे मिल गए। उससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई और मुझे उन्होंने उठा लिया, गरीबों ने उठा लिया, अपना जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ से उठा के मेरे घर लाए और बड़ी मेरी हिम्मत अफजाई की और मुझे भी बड़ा हौसला मिला जी कि लोग जिसका साथ दें अल्लाह मियाँ उसी को इज़्ज़त देता है। बिल्कुल ऐसे। मैं पहला इलेक्शन बीडी मेंबर का लड़ के जीता अपने गांव में, इसलिए मतलब ख़ानदानी तौर पे हमारी ये हैसियत और पोजीशन नहीं थी कि हमको ख़ानदानी तौर पे बहुत बड़े लोग थे। मतलब ख़ानदानी तौर पे आपको सियासत विरसे में नहीं मिली? विरसे में नहीं मिली, हमारे ख़ानदान में विरसा नहीं था, ना विरसे में सियासत मिली। मतलब लड़ के पहला इलेक्शन भी बीडी इलेक्शन लड़ के जीते जी जी। तो उसके बाद चेयरमैन बिला मुकाबला हो गया जी जी। फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। मियाँ साहब, ख़मीर आदम गलतियों का पुतला है। आपने अपनी खुद नोश्त जुर्म सियासत में खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ किया, जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी बेहद सराहा। तमाम पॉलिटिकल फिगर्स को नहीं चाहिए कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करके इस्लाह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? ये ठीक है, मेरी किताब जो है जुर्म सियासत जी, मेरी खुद नविश्त है और उसका फॉरवर्ड नोट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने तहरीर किया है, मेहरबानी की उन्होंने। और एक फॉरवर्ड नोट जो है उसका वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने तहरीर किया, उन्होंने भी बेहद मेहरबानी की। और एक तीसरा फॉरवर्ड नोट जो है वो राजा ज़फ़र हक साहब ने किया जी। तो उसमें मोहतरमा ने मेरी बायोग्राफी पढ़ के उस पर लिखा कि इन्होंने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया है। मैंने कई मुकामात पे जो सियासी गलतियाँ मुझसे सरजद हुई थी जी जी, मैंने उनका जिक्र किया है और जिक्र करके अपनी किताब में मैंने लिखा कि ये मुझसे गलती हुई है जी जी, और ये नहीं होनी चाहिए थी। तो अब वो किताब मेरी मौजूद है, मार्केट में भी है, मेरे पास भी है, आपने भी पढ़ी है जी मैंने पढ़ी है सारी। जिनको मेरी गलतियाँ जानने का शौक़ है तो मेरी किताब पढ़ लें, उसमें लिखी हुई है। मियाँ साहब, आपके बारे में ये तासुर आम है कि आप दोस्तों के साथ रफ़ाकतें निभाने वाले हैं। आप बीती में भी अपने दोस्तों का जिक्र किया, आपने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, क्या कहना चाहें? देखें जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बारे में ये तसर है कि मैं दोस्तों से दोस्ती निभाता हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी शख्स के लिए जो आगे बढ़ना जानता हो या आगे बढ़ना चाहता हो, सियासत के मैदान में आगे निकलना चाहता हो, ये काम करना चाहता हो, जी जी, उसके लिए ज़रूरी है कि मर्दम शनास हो जी। ऐसे
और अपनी दानाई से और विजडम से अपनी टीम जो है, अपने दोस्तों की टीम, अपने साथियों की टीम, अपने जी। कुलीग्स की टीम जो है वो ऐसी बनाए कि जो काबिल ज़िक्र हों जी ऐसे। और जिन पे भरोसा किया जा सके और जिनको लोग भी समझे कि ये भरोसे के काबिल हैं। तो सबसे पहली खूबी जो है वो लीडरशिप की मैं समझता हूँ ये है कि वो सिलेक्शन ऑफ पीपल जो है जी। उसके नज़दीक जो लोग हैं हाँ जी। वो बेहतरीन लोग होने चाहिए और लोग उनको देख के अंदाज़ा लगा लें कि ये सिलेक्शन इनकी जो है ये कभी गलती नहीं करेंगे। जी जी। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मेरे साथ जो लोग हैं 50-50, 40-40 साल से उनके साथ ताल्लुकात, आज भी आपके साथ ही खड़े हुए हैं। आज भी मेरे साथ खड़े हैं। मेहरबानी है उनकी। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं उनकी औलाद मेरे साथ खड़ी है। आपने उनका जिक्र भी अपनी वो आग बीती में किया। मेरे साथ आज भी खड़े हैं। उनके माँ बाप मेरे साथ खड़े थे, जी उनकी औलाद भी मेरे साथ खड़ी है और मेरे बच्चे भी उनके साथ खड़े हैं। जी जी। तो और फिर ये है कि सिलेक्शन ऑफ पीपल जो है उसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए जी जी। और अपने दोस्तों का दायरा जो है और करीबी लोग जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो काबिल भरोसा हों और आप उनको समझते हो कि काबिल भरोसा है, फिर उनको नज़दीक लाएं। तो दूसरा ये है कि जिनको नज़दीक लें फिर उन पर ट्रस्ट करें जी ऐसे। और ट्रस्ट खुद पहले आप करें। ये नहीं कि उनका ट्रस्ट आजमाते रहें, खुद पहले ट्रस्ट खुद करें। पहले ट्रस्ट करें उन पर और फिर उनसे तवक्को करें कि वो ट्रस्ट के काबिल हो। जी। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने दोस्तों की टीम ऐसी बनाई जाए जो काबिल ज़िक्र हों और उन पर पूरा भरोसा किया जाए और पूरा ट्रस्ट उन पर पहले किया जाए, पहले ट्रस्ट किया जाए, फिर उनसे तो ट्रस्ट की तवक्को की जाए। जी। बेशतर कद आवर सियासतदान बल्कि सियासी जमातें आपको अपने लिए ख़तरा समझते हैं, क्या वजह है? मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो किसी के साथ बेवफाई नहीं की। मैं तो वफादारी को बशर्ते उस्तवारी असले ईमान है। जी। मैं तो समझता हूँ कि ईमान का दर्जा है वफादारी इंसान की और अपने दोस्तों के साथ वफादारी होनी चाहिए, साथियों के साथ वफादारी होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है सारी जमातों का। मसलन शुरू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जी आपका गुलाम मुस्तफ़ा खार साहब जो थे, जी ये उनके साथ शुरू से MNA इकट्ठे थे और उनके साथी थे और जब उनके साथ कोई नहीं था तो गुलाम मुस्तफ़ा खार उनके साथ थे जी जी। और डट के उनके साथ थे। भुट्टो साहब भी उस पर भरोसा करते थे। लेकिन जब उनको भुट्टो साहब ने गवर्नर बनाया पंजाब का और चीफ मिनिस्टर बनाया, हाँ जी। उस वक्त उन्हें दूरियां हो गई और दूरियां हो गई कि वो समझने लगे, भुट्टो साहब समझने लगे कि गुलाम मुस्तफ़ा खार जो है ये अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है और शायद ये कोई लीडर बनने की कोशिश कर रहा जी है। जी। तो पता नहीं वो बनने की कोशिश कर रहा था या नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने ये सब आपके साथ ज़्यादा जो सियासतदान समझते कि आप उन्होंने समझ लिया कि ये लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, मैं और मियाँ नवाज शरीफ हम इकट्ठे चले थे। जी वो पंजाब असम्बली के मेंबर से मिनिस्टर थे और फेडरल गवर्नमेंट ने, जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने और गवर्नर साहब ने उनको सूबाई वज़ीर बना दिया था। जी जी। और हम लोग इलेक्टेड थे। मैं चेयरमैन ज़िला काउंसिल था और चेयरमैन ज़िला काउंसिल की हैसियत से जी जी। हमें नुमाइंदगी मिलती थी पंजाब असम्बली में। जी पंजाब असम्बली में हम बैठते थे, मेंबर की हैसियत से बैठते थे जी। चेयरमैन ज़िला काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो वहाँ मियाँ नवाज शरीफ बतौर मिनिस्टर के बैठते थे। तो वहाँ इनसे हमारी राव रस्म हुई और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम लोग इलेक्टेड हैसियत में हम बात करते थे असम्बली के फ्लोर पे। जी। एजुकेशन के मामलात पे बात करते थे, डेवलपमेंट के मामलात पे बात अवामी करते थे, मसाइल की अवामी हवाले मसाइल से। के पे बात करते थे। जी जी।
तो इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे साथ ताल्लुकात बनाए जाए, तो हमारे ताल्लुकात कायम हो गए। उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने घर पे और मुझे इन्होंने नाश्ते पे बुलाया सुबह सुबह। तो नाश्ते के बाद इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उकाड़े आना चाहता हूँ, आपके पास आना चाहता हूँ। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने उनको दावत दी कि आप आ जाएं। हमने इनका उकाड़े में इस्तकबाल किया और इनकी मीटिंग्स करवाई। या चक बाबा में मियाँ सरदार अली खां मरहूम दोस्त थे हमारे, कलश बरादरी के लीडर थे, उनके डेरे पे हमने उनकी मीटिंग करवाई मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो हम लोग इकट्ठे चले और वो भी एमपी हो गए। मेरे चेयरमैन ज़िला कौंसिल के साथ मैं एमपी भी हो गया जी, वो भी एमपी हो गए। और एमपी हो के फिर हम इकट्ठे चले, इकट्ठे चल के वो चीफ मिनिस्टर हो गए, मैं स्पीकर हो गया। तो मैं 85 में स्पीकर हुआ, वो 85 में चीफ मिनिस्टर हुए। मैं 88 में स्पीकर हुआ, वो 88 में चीफ मिनिस्टर हुए। मैं 90 में फिर स्पीकर हुआ, वो 90 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। जी ऐसे जब 88 में मैं स्पीकर था और स्पीकर का इलेक्शन होना था, तो उस वक्त 88 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग काफ़ी भारी तादाद में असेंबली में आ गए थे। जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई थी और यहाँ पंजाब में काफ़ी बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के लोग इलेक्ट होकर आ गए थे। जी, तो मेरा स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो मुझे मिले 155 वोट असेंबली से। असेंबली से। जी, मैं स्पीकर मुंतखब हो गया। तो जब मैं मुंतखब हो गया तो फिर स्पीकर इलेक्शन करवाता वज़ीर आला का। जी ऐसे तो मैंने वज़ीर आला का इलेक्शन करवाया तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिले 150 वोट। अच्छा जी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के 5 लोगों ने मुझे वोट डाल दिए। पीपल्स पार्टी के लोगों ने आपको वोट दे दिए? मुझे वोट डाल दिए क्योंकि सीक्रेट बैलेट था ना मेरा। जी जी स्पीकर का सीक्रेट बैलेट था, चीफ मिनिस्टर का ओपन शो ऑफ हैंड था। जी, शो ऑफ हैंड में वो दे नहीं सकते थे उनको वोट, हाँ जी बिल्कुल। इसलिए उन्होंने उनको वोट नहीं दिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को नहीं दिए, उनको 150 वोट मिले और मुझे 155 मिल गए। मुझे 5 वोट पीपल्स पार्टी वालों ने दे दिए। तो वो पहली दफ़ा उस दिन मियाँ नवाज शरीफ ने मेरी तरफ मानीखेज नज़रों से देखा। फिर 88 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा ये दीपालपुर की सीट से, मियाँ साहब ने आके। मियाँ साहब ने कौमी असम्बली का। जी, मैंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन अपने हल्के से लड़ा और कौमी असम्बली का हल्का भी हवेली और मंडी अहमदाबाद के हल्के से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। जी, तो मैं दोनों इलेक्शन जीत गया, कौमी असम्बली भी जीत गया, सूबा भी जीत गया। सूबा भी जीत गया। तो मियाँ नवाज शरीफ लूज़ कर गए 88 में दीपालपुर का लॉ अफसर के मुकाबले में, थोड़े वोटों से वो लूज़ कर गए। अब 90 में मैंने उस हल्के में इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, कौमी असम्बली का, दीपालपुर के हल्के से। जी, और इधर इस हल्के से हमने मियाँ यासीन भट्टू साहब को लड़ाया इलेक्शन। मेरे हमायत याफ्ता थे, मैं सपोर्ट करता था। जी, मैंने 88 में हल्का जीता था और 90 में हमने मियाँ यासीन साहब को इधर से इस हल्के से लड़ाया, हवेली वाले हल्के से। जाके दीपालपुर का हल्का, वो जिसमें मियाँ नवाज शरीफ हार गए थे। जी, और मैं वो हल्का 30,000 वोटों की लीड से जीत गया, दीपालपुर वाले जो मियाँ साहब। तो अब देखिए इसमें मेरा क्या कसूर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को 150 वोट मिले, मुझे 155 मिल गए। जी, और वो नेचुरली कोई मेरी बेईमानी नहीं थी, पीपल्स पार्टी वाले उनको वोट नहीं देना चाहते थे खुल्लम खुल्ला, वरना मेरे कहने पे वो दे देते मियाँ नवाज शरीफ को। जी, जी, लेकिन शो ऑफ हैंड था उनका, मेरा सीक्रेट बैलेट था, खामोशी से उन्होंने मुझे वोट दे दिए, मैं 155 वोट ले गया। अब कौमी असम्बली में मैं दीपालपुर के हल्के से जीत गया, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ हार गए थे राव सर से। जी ऐसे ही हुआ था। तो अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। अब वो मेरे लिए समझने लगे कि ये बंदा जो है ये थोड़ा आगे जा रहा है, इसका बंदोबस्त होना चाहिए। और फिर ये हुआ कि
88 में और 90 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। 88 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई जी जी। सेंटर में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी थी। और मियाँ नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब बन गए 88 में। जी जी। मैं स्पीकर था। इत्तेफाक ऐसा था कि मियाँ नवाज शरीफ ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रिसीव करते थे जब वो लाहौर आती थी, जी। ना उनकी मीटिंग में जाते थे, बतौर सीएम नहीं जा रहे तो सीएम नहीं जाते थे। जी। तो मैंने एक दिन उनको कहा, और हम मीटिंग करते थे, तो पाकिस्तान की कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जो है ना, जी जी, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, गवर्नमेंट कॉलेज के सामने नहीं है, वो गवर्नमेंट हाउस के सामने, गवर्नर हाउस के सामने कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में बैठ के हम मीटिंग करते थे ताकि फेडरल गवर्नमेंट को, बेनज़ीर साहब को पता न चले कि ये क्या मीटिंग करते हैं। खुफिया मीटिंग करते थे वहाँ बैठ के। एक दिन मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि ये आप मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर आती हैं तो उनको रिसीव नहीं करते और उनकी मीटिंग में भी नहीं जाते, तो ऐसे कैसे चलेगा निज़ाम। वो मुझे कहने लगे, इधर आओ मेरी बात सुनो। मुझे कोने में ले गए लाइब्रेरी के और मुझे कहने लगे कि ये सदर गुलाम इसहाक़ खां और आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि हम इनके साथ घुल मिल ना जाएँ। अच्छा जी। आर्मी चीफ जनरल असलम बेग थे जी जी। और गुलाम इसहाक़ खां प्रेसिडेंट थे। तो मैंने कहा, मियाँ साहब आप उनको समझाएं, ये निज़ाम ख़राब हो जाएगा हमारा। मैंने कहा ठीक है, समझा देंगे समझा देंगे। तो ऐसे मतलब अभी वो उनसे दूर रहते थे। इस दौरान जो है वो बेनज़ीर साहबा ने कोशिश की कि मुझे वो विन ओवर करें। जी। उन्होंने मेरे पास पैगाम भेजने शुरू कर दिए कि आप इनको छोड़ें, ये सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। हाशिम खां हमारे MNA थे पाकपतन के, जी। उनको मेरे पास भेजा। मियाँ अफसर याद MPA थे गुजरात से, जी जी, जब बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बने, उनको मेरे पास भेजा। मेरे दोस्त थे जी, कि मुझे समझाएं कि आप, मैं उनके साथ आ जाऊं, चीफ मिनिस्टर खुद बन जाऊं। आपको CM की ऑफ़र की गई? CM की ऑफ़र की गई और बार बार ऑफ़र की गई। तो मैंने वो ऑफ़र जो थी वो मियाँ नवाज शरीफ को बताई। आपने बता दी जाके मियाँ साहब? मैंने बता दी उनको क्योंकि मेरे दिल में तो कोई खोट था नहीं, बेईमानी थी नहीं। मैंने उनको बताया कि ये मुझे ऑफ़र करते हैं। फिर फाइनली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, जनरल साहब थे एक उनके, वो इंटीरियर मिनिस्टर थे जी, तो उनको भेजा। मोहतरमा ने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा आपकी तरफ? मेरे साथ बात करे जी। और मेरे साथ उसने मीटिंग तय की। तो मैंने अपने दोस्त सरदार नसरुल्लाह दरीशक, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उनसे मशवरा किया। तो हमने तय किया कि मिलने में क्या हर्ज है, मिल लेते हैं, जो भी बात करेंगे देखेंगे। उन्होंने आके मुझे बड़ी ऑफ़र दी। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम को ख़राब कर रहा है मियाँ नवाज शरीफ, ये बेड़ा गर्क कर देगा, निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर मार्शल्ला आ जाएगा। तो आप ऐसे करें, इसको हटाएं और ख़ुद बने, और पैसे भी सारे फेडरल गवर्नमेंट खर्च करेगी आपकी इलेक्शन की, और आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे हर लिहाज से। तो मैंने उससे माजरत की। आपने माजरत कर ली? मैंने माजरत की, और माजरत करके मैंने उनको कहा कि नहीं, आप ऐसे ना करें, इससे सिस्टम ख़राब होगा जो आप कर रहे हैं। जी। जो मैंडेट मियाँ नवाज शरीफ के पास है उसको एंजॉय करने दें, जो बेनज़ीर साहब के पास है वो एंजॉय करें, और तावन करें एक दूसरे के साथ। और तावन करने के लिए मैंने कहा कि मैं मियाँ नवाज शरीफ को आमादा करता हूँ सुलह के लिए, आप जाके बेनज़ीर साहब को आमादा करें। मतलब वफाक और सोबा मिल के चलना चाहिए। मिल के चलना चाहिए। हमने उनको कन्विंस कर लिया, कन्विंस करके भेजा। जी जी। और मैंने वो बात सारी मियाँ नवाज शरीफ साहब से की, किस तरीके से मेरे पास आया, मुझे ऑफ़र की है, और मैंने उसको कहा है कि नहीं, हमें सुलह करा। आप सारी चीज़ें मियाँ साहब से? हाँ, बिल्कुल शेयर करता था, इसलिए कि मेरे दिल में कोई बेईमानी थी नहीं। जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने बड़ा अच्छा किया है।
तो मैंने कहा कि आप भी एक कमेटी बना दें, और मैंने उनको कहा कि आप भी बेनज़ीर साहब से कह के कमेटी बनवा लें। जी तो मोहतरमा बेनज़ीर ने कमेटी बना दी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की, और मलिक कासिम मरहूम होते थे बाबरनगर की MNA, जी उन 2 बंदों की कमेटी बना दी। और इधर मियाँ नवाज शरीफ ने मेरी सरबराही में 3 बंदों की कमेटी बना दी। नवाज शरीफ की जानिब से आप मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से मेरी सरबराही में, मैं उस कमेटी के चेयरमैन। तो ये इस कमेटी बन गई, गुलाम हैदर वाही साहब और मेरी, और वो मलिक साहब MNA थे उनकी। जी 3 बंदों की कमेटी मियाँ नवाज शरीफ ने बना दी। और कमेटियाँ मीट करती रहीं और आपस में बातचीत करते रहे। तो फाइनली जो है वो एक दिन गुलाम इसाक खान ने भी बेनज़ीर साहब की गवर्नमेंट तोड़ दी, और तोड़ के केयर टेकर मुकर्रर कर दिए। तो इन दिनों में इनका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि, और इनकी फैमिली की, मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली की तरक्की का राज भी एक ये है कि ये हर शाम को खाना अपने बाप के साथ इकट्ठे खाते हैं। हर शाम को मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम के साथ, जी जी मियाँ नवाज शरीफ भी, मियाँ शहबाज शरीफ भी, मियाँ अब्बास शरीफ जो मफौत हो गए वो भी, जी तीनों भाई। इनके पाबंदी है कि ये और कर नहीं सकते कुछ। इनके वालिद की पाबंदी है कि आपने रात का खाना मेरे साथ बैठ के खाना है, और उसमें सारे कारोबारी मामलात भी डिस्कस करने हैं और सारे सियासी मामलात भी डिस्कस करने हैं। तो उसमें इन्होंने सियासी मामलात डिस्कस किए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको बताया कि ये इस तरीके से भट्टू साहब को ऑफ़र्स हुई हैं, और उन्होंने नहीं मानी। तो फिर मैंने सुना है कि उनमें तय हुआ कि भट्टू साहब तो बेसमझ आदमी था, जैसे नहीं मानी, अगर वो मान जाता तो हमारा तो सत्यानाश हो गया था। अच्छा जी, इनकी जानिब से कहा गया कि भट्टू साहब बेसमझ आदमी। हाँ, कि वो मान जाता तो हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाता। जी जी तो वो नहीं माना, तो ये हमारी खुदकिस्मती है। तो और फिर इन्होंने फैसला किया कि इसको साथ रखना है, और इसके पर काट के रखने हैं। मियाँ साहब ने हाँ, फैसला किया मैंने पता कि पर काट दें इसके, और लेकिन रखना साथ है, ताकि ये उड़ ना सके, ये ऐसे किसी और मामले में जो है वो गवर्नमेंट के लिए ख़तरा ना पैदा कर दे। जी जी तो हालांकि मैं कोई ख़तरा नहीं पैदा कर रहा था, मैं तो उनके साथ खड़ा था मुख्तलिफ तरीके से। इन्होंने DC मेरे ख़िलाफ़ लगा दिया, SP यहाँ लगा दिया जो हमारी मुखालफत करने वाला था। जी गुलाम हैदर वाही साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हाउस के अंदर स्पीकर के ख़िलाफ़ मेरे ख़िलाफ़ तकरीरें शुरू कर दी, हाउस के अंदर ही। हाउस के अंदर। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरी नीयत में कोई ख़राबी नहीं थी, ना मेरा कोई इरादा था उनके ख़िलाफ़ जाने का। मैं उनके साथ स्टैंड कर रहा था, और मुख्तलिफ तरीके से स्टैंड कर रहा था कि उन्होंने मुझे ख़तरा समझ लिया, और ख़तरा समझ के मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने इक़दाम शुरू कर दिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ख़तरा नहीं हूँ किसी के लिए भी, मुझे समझ लेते हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है। जी, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फिगर्स सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का रोना रोती नज़र आती हैं। आपने बतौर वज़ीर आला तख्ते रायविंड पर बुलडोज़र चला दिए, क्या वजह है? जाती उम्रा और वसावे वाला में दूरियों के जो राज हैं वो क्या राज हैं? देखिए, मैंने कोई बुलडोज़र नहीं चलाया। तो मैं जब चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने देखा कि बाज़ारों में, शहरों में बड़ी भीड़ है और बड़ा रश है, और लोगों के गुज़रने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ नहीं गुज़र सकती, मोटरसाइकिल नहीं गुज़र सकते। तो मैंने फ़ैसला किया कि ये बाज़ार जो हैं, ये गलियाँ जो हैं, इनको साफ़ करना चाहिए। आपने देखा होगा हवेली के बाज़ार भी हमने साफ़ किए। जी, तो हर जगह पे मैंने असिस्टेंट कमिश्नरों को, डिप्टी कमिश्नर को लगाया कि ये बाज़ार साफ़ करें, गलियाँ साफ़ कर दें। और फिर मैंने देखा कि मियाँ साहिबान ने अपने घर के आगे, मॉडल टाउन वाले घर के आगे जो है वो जंगला लगाया हुआ है। जी जगह जो है वो
सरकारी जगह जो है, जंगले आपने तोड़ दिए थे। पब्लिक की जगह जो है वो उन्होंने ऑक्युपाई की हुई है जंगले लगा के। तो मैंने सोचा कि अगर मैं गरीब लोगों की कुटिया गिराऊंगा एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन में, बाजार से रेडियाँ हटवाऊंगा जी, तो लोग मुझे कहेंगे कि ये जंगले तो हटा नहीं सकता। तो रेडियो पे, गरीब लोगों की रेडियो पे आ गया, उनकी झुग्गियों पे आ गया। तो मैंने चेक किया तो वो जंगले जो थे वो एलडीए ने लगाए हुए थे चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर। जी, एलडीए बताया तो होता है चीफ मिनिस्टर के। ऐसे। और मॉडल टाउन सोसाइटी ने, मॉडल टाउन सोसाइटी की ज़मीन थी, मॉडल टाउन सोसाइटी ने इजाज़त दी हुई थी और एलडीए ने जंगले लगाए हुए थे। जी, तो मैंने कमिश्नर को भेजा, कमिश्नर लाहौर को, कि मियाँ साहब से जाके बात करें कि वो मेहरबानी करें तो ये जंगले खुद गिरा दें। तो कमिश्नर ने जाके बात की तो मियाँ साहब तो उसे पढ़ गए कमिश्नर को, तो होते कौन हो, बता दो जाके तुम। तो उन्होंने इनकार कर दिया हटाने से। उसने बताया उनको जाके कि ये जंगले जो हैं ये एलडीए ने लगाए हैं, जी, ये मॉडल टाउन की ज़मीन है, मॉडल टाउन सोसाइटी की ज़मीन है, तो ये आपको हटा देना चाहिए। उनका नहीं सवाल ही बदल दिया। फिर एलडीए ने, मॉडल टाउन सोसाइटी ने हाई कोर्ट पर रिट कर दी एलडीए के खिलाफ। एलडीए के खिलाफ? एलडीए के खिलाफ कि ज़मीन हमारी है और एलडीए ने धक्के से कब्जा किया हुआ है इस पर। जी, एलडीए ने कंसीड कर दिया कि हम हटाने को तैयार हैं, जंगले हटाने को तैयार हैं। तो हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि मॉडल टाउन की ज़मीन है और एलडीए ने जंगले लगाए हुए हैं और एलडीए जंगले हटाने को तैयार है, तो इसलिए रेट जो है डिस्पोज ऑफ की जाती है। फैसला हो गया कि एलडीए जंगले हटा दे। फिर मैंने कमिश्नर को भेजा कि जाके मियाँ साहब को बताओ कि ये अब हाई कोर्ट से फैसला हो गया है और एलडीए जंगले हटाने के लिए तैयार है, जी, जी, तो आप खुद मेहरबानी करके हटा दें। फिर मियाँ साहब ने कमिश्नर लाहौर को डांटा जी, कि ये नहीं हो सकता, जाओ तुम दौड़ो। फिर वो जंगले हटा दिए गए। तो मकसद उसमें किसी की हद तक करने का नहीं था। जी, जी, मतलब गैर कानूनी तौर पे थे तो वो आपने हटा दिए और लोगों के लिए मुश्किलात का सामना। गैर कानूनी तौर पे बनाए गए जंगलों को हटाने का मकसद था और इक्विटी पे, बराबरी की बुनियाद पे ये एंटी एनक्रोचमेंट कैंपेन चलाने का मकसद था। जी, मियाँ साहब, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी समेत पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियात के साथ काम किया। कौन सी सियासी शख्सियत ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने सबसे ज़्यादा उनसे आप मुतासर हुए? सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। मियाँ साहब, आपके ख़ानदान को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी शनाख्त हासिल रही। बावजूद इस तमाम तर सूरत हाल के गुज़श्ता इंतखाबात में एक भी नशिस्त पर कामयाबी हासिल ना करना कहीं ख़ानदानी सियासत के ख़ात्मे का सायरन तो नहीं बजा रहा? नहीं, पहले भी हम इलेक्शन आ रहे हैं, कई दफ़ा जीते हैं, कई दफ़ा आ रहे हैं। जी, तो पब्लिक लाइफ में तो आप जीतते भी हैं, आप हारते भी हैं। ऐसे ही है। तो लेकिन ज़्यादा दफ़ा जीते हैं, इन सारी सीटों पे जीते हैं। 4 दफ़ा मैं MNA बना हूँ, 3 दफ़ा कौमी असम्बली, 4 दफ़ा कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का मेंबर बना हूँ, 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर बना हूँ। तो स्पीकर बना हूँ 3 दफ़ा, चीफ मिनिस्टर बना हूँ, जी, फेडरल मिनिस्टर बना हूँ। तो बेशुमार दफ़ा हम जीते हैं लेकिन हारे भी हैं। जी, जी, तो हारने से तो इंसान सीखता है, उसकी इस्लाह होती है कि उसको ठोकर लगे तो फिर इंसान संभलता है और संभलने की कोशिश करता है। तो ये जो 2018 की हार है, इसको मैं हार नहीं समझता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कुछ लोगों को हराया जाता है, कुछ लोगों को जिताया जाता है। प्लांटेड? हाँ, प्लांटेड थी, ये प्लांटेड थी, सारा इलेक्शन प्लांटेड था। 18 का सारा इलेक्शन बिल्कुल सारा इलेक्शन बाई एंड लार्ज प्लांटेड था।
और कुछ लोगों को जिताया गया, कुछ लोगों को हराया गया। ज़िला उखाड़ा के दो बड़े सियासी धड़ों तामीरी वतन ग्रुप और शाह मुकीम ग्रुप में अलहाक की ज़ेरे गर्दश खबरों में किस हद तक सदाकत है? काफ़ी लोग जो सांझे उनके शाह मुकीम ग्रुप के दोस्त हैं, कुछ हमारे तामीर वतन ग्रुप के दोस्त हैं जी उनकी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे हो जाएं। जी उनकी बातचीत चलती रहती है। तो देखें जैसे अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह को मंजूर हुआ तो हो जाएगा। आपकी कोई मीटिंग वगैरह या इस तरह नहीं, का? हमारी आज तक कोई मीटिंग ज़ाती तौर पे नहीं हुई। दुख सुख में हम शरीक होते रहते हैं एक दूसरे जी, जी। के साथ, लेकिन ज़ाती तौर पे कोई मीटिंग नहीं हुई। अभी तक कोई बाकायदा तौर पे मीटिंग नहीं हुई आपकी? बाकायदा तौर पे कोई मीटिंग, बाज़ाब्ता मीटिंग नहीं हुई, ना कोई ऐलान हुआ, ना मीटिंग हुई। मियाँ साहब, वो फैज़ साहब का एक शेर है ना, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, आए तो यूं जैसे हमेशा थे मेहरबान, भूले तो यूं कि गोया कभी आशिना ना थी। गुज़श्ता आम इंतखाबात में खान साहब ने आपके मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इतना बड़ा सियासी कराना, 3 दफ़ा वज़ीर आला और स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे पर फाइज रहने वाला मियाँ मंजूर अहमद भट्टो, जिसने 1992 में नवाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद को कामयाब बनाया, लेकिन खान साहब की तरफ से नज़रअंदाज कर दिए जाने की क्या वजह? आपके मुकाबले में पिछली दफ़ा उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया था, क्योंकि आप आज़ाद हैसियत से मैदान में होते थे। आपको टिकट दिया ही नहीं गया था या आपने खुद? इनके पास कैंडिडेट तो नहीं था, एमएनए के लिए कैंडिडेट तो नहीं था, कोई कैंडिडेट तो नहीं। आपके घराना समेत मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट ऑर्डर्स को यकसर नज़रअंदाज किए जाने पर आपके घराना की जानिब से ताबड़तोड़ हमले किए गए और आपके ग्रुप की जानिब से आज़ाद हैसियत से मैदान में उतरने का ऐलान किया गया। क्या आपको पंजाब के दूसरे अजला से भी कोई सियासी हमायत हासिल है? किसी और कैंडिडेट को कंसिडर करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए था। कि आपके अपने कैंडिडेट हैं, टिकट होल्डर हैं, जी जी, और थोड़े वोटों से उन्होंने लॉस किया है, और जीतने वाले वो कैंडिडेट हैं और जीतते रहे हैं। पहले खुरम भी एमएनए रहा है, एमपी भी रहा है, रुबीना एमएनए भी रही, एमपी भी रही। जी जी, तो आप उसमें किसी चीज़ को और किसी को कंसिडर करने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन कुर्बान जाइए पार्टी के फैसले पे। तो हम तो यही कह सकते हैं कि कुर्बान जाइए इनके फैसलों पे। इन्होंने इस टिकटों के फैसले में काफ़ी पार्टी का नुकसान कर दिया। अभी फिर टिकट चेंज कर दिया गया, ये सूबाई नशिस्त है। एक सूबाई नशिस्त का टिकट चेंज कर दिया, और वो भी सुभान अल्लाह कमाल कर दिए इन्होंने। यही कहा जा सकता है कि कमाल कर दिए। आपके सियासी बसीरत के मुताबिक ये फैसला मतलब ठीक नहीं हुआ या आप मानने से? 189 का फैसला है। जी जी, 189 का। या तो आप इस फैसले को यानी कि तस्लीम नहीं करने जा रहे? नहीं, कुछ तस्लीम करने के काबिल हो तो तस्लीम करें। ये सब आखिर में आप अपने वोटर्स, हल्का की आवाम को, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने हल्के के अवाम को, अपने मेहरबानों को, अपने दोस्तों को, अपने वोटर्स को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। जी, कभी आप सियासत के मैदान में ऊंचे उड़ रहे होते हैं, जी कभी आप ज़मीन पे होते हैं। जी, तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। आप लेट डाउन भी होते हैं तो आपकी इस्लाह के लिए अल्लाह जी। करता है। मैं समझता हूँ कि हमें 2013 में मेरा बेटा एमपी बन गया था खुरम जी, यहाँ। तो पिछले इलेक्शन में, 18 के इलेक्शन में पहली दफ़ा है कि हमारी ख़ानदान की तारीख हिस्ट्री में, सियासी हिस्ट्री में पहली दफ़ा 18 में है कि हमारा कोई ख़ानदान का मेंबर जो है असेंबली के फ्लोर तक नहीं जा सकता। असेंबली में नहीं, ना कौमी असेंबली में, ना सूबाई असेंबली में। जी, तो ये अल्लाह ताला की एक आजमाइश है। वो मेरे बच्चों की भी आजमाइश है, मेरी भी आजमाइश है कि हम इसको कैसे डील करते हैं, कैसे टेकअप करते हैं, कैसे इसको लेते हैं, शिकस्त को कैसे लेते हैं। जी, कि इसमें दोबारा उभरने के लिए हम लेते हैं इसको, दोबारा स्ट्रगल करने के लिए लेते हैं, स्ट्रगल करके अपना मुकाम हासिल करने के लिए लेते हैं। तो अगर स्ट्रगल करके मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह करीम हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। लोगों को पता है जी, कि खिदमत करने वाले यही लोग हैं, काम करने वाले यही लोग हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने वाले यही लोग हैं। जी,
तो वही चिराग जलेंगे तो और रोशनी रोशनी होगी।